बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये नशिस्त, ये महफ़िल, यादगारी शाम जनाब एच इक़बाल, क्योंकि आपका असल नाम हुमायूं इक़बाल है, लेकिन एच इक़बाल के नाम से आपको जो इनफ़रादियत, आपको जो शोहरत, आपको जो इज़्ज़त व मक़ाम हासिल हुआ, तो सब लोग एच इक़बाल के नाम से आपको जानने लग गए। तो आज की हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम नग़मा आवाज़ की पूरी टीम के साथ जनाब एच इक़बाल साहब की खिदमत में हाजिर हैं। और एच इक़बाल साहब के साथ हम आज उनसे उनके हालात ज़िंदगी, उनका एक बहुत ही तवील स्पैन है, उनका जो जो पूरा एक तख्लीक़ी सफ़र है, जो आप समझ लीजिए कि इनकी शख्सियत बहुत ही हमा सिफ़त और हमा जहत रही, और अभी तक बफ़ज़ल ताला उसी आब व ताब के साथ आपका वो तख्लीक़ी सफ़र जारी है। आपने शायरी भी की, आपने मुसव्विरी भी की, आपने गुलूकारी भी की, लेकिन आपको मेरे अंदाज़े के मुताबिक आम नाज़रीन ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपको शोहरत मिली वो आपका जासूसी अदब के हवाले से। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दो बहुत बड़े नाम, बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, जनाब इब्न सफ़ी और जनाब एच इक़बाल साहब। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नग़मा आवाज़ की जानिब से नदीम हाशमी, सबसे पहले जनाब एच इक़बाल साहब से मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा। उस जसारत से क़ब्ल मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एच इक़बाल साहब, आपको आदाब हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत ही सलाम मसनून, सलाम तहसीन, सलाम मोहब्बत। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था जी कि आप ज़रा अपना आपका इब्तिदाई दौर से अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए हमें बताएं, तो मेरा ख़्याल ये है कि चूँकि हमारे नाज़रीन को, बहुत सारे लोगों को आपके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं लोगों ने, आपके इंटरव्यूज़ हमारी भी नज़र से गुजरे और आपका तख्लीक़ी अदब भी गुजरा, लेकिन बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कुछ नई बातें, कुछ चीज़ें तश्तज़बाम होती हैं। तो आप कुछ अगर बताना पसंद करें हमारे नाज़रीन के लिए। मेरा ख़ानदान इंडिया में बिलग्राम से ताल्लुक़ था। बिलग्राम ज़िला हरदोई में है ये, और बहुत ज़रख़ेज़ इलाक़ा है। वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, सैयद अली बिलग्रामी और बिलग्रामी वगैरह, कि मैं अपने नाम के साथ बिलग्रामी इसलिए नहीं लगाता कि मैं तो जाहिल आदमी हूँ। इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा नाम बिलग्राम को क्यों बदनाम करूँ। बहरहाल पैदाइश मेरी रामपुर की। अच्छा, रामपुर की है। और ये 1941 में मेरी पैदाइश का सानहा हुआ था। हाँ, उसके बाद वो 6-7 साल के थे जब, तो बॉम्बे आ गए थे। अच्छा। बॉम्बे से फिर कराची आ गए, कराची से कुछ अर्से के लिए खैर, यानी आपकी हिजरत के बाद यहाँ आ गए 47 में? जो जी हाँ, 47 हम यहाँ सितंबर या अक्टूबर में आ गए। अच्छा, यानी आप अव्वलीन वहाँ से आने वाले लोगों में। अच्छा, इसीलिए बखैरियत आ गए। माशाल्लाह। मेरी बहन तो दिल्ली में रहती थी, वो तो लुट पिट के आई थी, बहुत इंतकाल भी हो चुका उनका, बड़ी बहन का। तो बहरहाल रामपुर में ये सानहा हुआ कि हम न जाने क्यों पैदा हो गए, दुनिया के आलाम का मुकाबला करने के लिए, बल्कि उनसे शिकस्त खाने के लिए खूब। बहरहाल उसके बाद स्कूल मकतब की तालीम में मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा। एक बात तो बहुत अहम बता रहा हूँ आपको कि मैं उस वक्त पढ़ने लगा था जोश मलियाबादी और अल्लामा इकबाल जैसे शायरों को। जब मेरी उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, कम सिनी में आपने जो है तो मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है मेरी शायरी में झलकता है, और वो मैंने जोश साहब से और अल्लामा इकबाल से समझा। तो एक मरतबा वालिद को मालूम था कि मैं ये करता हूँ हरकतें, और वो चाहते थे कि मैं निसाब पर तवज्जो दूँ, जो मैं नहीं दे पाता था, बल्कि भाग लेता था स्कूल से, अक्सर होता लगा था। तो वो एक बार कहेंगे चलो मैं एक दोस्त से मिलाता हूँ, ये चलें कहाँ, कहेंगे मेट्रोपोल में। उस वक्त मेट्रोपोल कराची का सबसे बड़ा होटल था। बजा जी, इंतकान वगैरह बाद की पैदावार। जी, मेट्रोपोल सबसे ओल्डेस्ट। मैंने रास्ते में दबी ज़बान से पूछा, मैंने बाप से बात करने की हिम्मत आजकल तो बहुत होती है, बल्कि बाप के साथ, उस वक्त तो जाहिर है कि बाप के साथ बैठ के शराब भी पीते हैं लोग, लेकिन हमारे लिए तो ज़बान खोलना ही कुछ कहना ही बहुत बड़ी मुश्किल से पूछा कि किससे मिलना है। कहने जिनको तुम पढ़ते हो। मैंने कहा अल्लामा इकबाल तो चले गए दुनिया से।
कहेंगे जोश तो जिंदा है। वाह। मैंने कहा जोश साहब से मिलना है? कहेंगे हाँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो मेरा आइडियल थे। उनको पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा, अल्फाज मैंने उन्हीं से सीखे। तो बहरहाल वो वहाँ पहुंचे हम होटल, तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये है मेरा नाखलफ बेटा जो 8 में एक बार फेल हो गया था, इस मरतबा शायद चने दे के पास हो गया है, क्या हुआ है। इससे लाख कहता हूँ कि भाई कुछ निसाब की तरफ तवज्जो दो, लेकिन ये उसी में लगा रहता है, इल्म हासिल ही नहीं करता। तो वो चूंकि बेतकल्लुफ थे दोनों, तो जोश ने उनसे कहा कि साहिल तुमने इल्म हासिल करके क्या तीर मार लिए। ओ, उल्टा उनसे सवाल। हाँ। तो वालिद साहब से कुछ झुंझला कर पान थूकने के लिए बाथरूम में चले गए। तब तो साहब ने मुझे अपने करीब बिठाया और पूछा कि भाई क्यों तुम तवज्जो नहीं देते। मैंने कहा असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ना मैट्रिक या बीए का या एमए का, ये सिफारिश होती है नौकरी के लिए, और मैं नौकरी जिंदगी भर नहीं करूँगा, चाहे मुझे फाके करना पड़े। चाहे इतनी में एक और दोस्त आ गए थे, तो बात कट गई। वालिद साहब निकले, उन्होंने देखा जोश साहब के पास बैठे हुए, बहुत खुश हुए। जोश ने कहा भाई कुछ समझाया है बच्चे को, ख्याल रखेगा। फिर हम खामोश हो गए। उसके बाद उनकी शायरी शुरू हुई, तो मैंने तभी ज़बान से कहा भैया मुझे स्कूल जाना है, वक्त हो गया। कहेंगे आज ही स्कूल जाना है, वैसे तो गोता लगाते बाहर। वो उन लोगों की बातें होती रही, तभी जो मैं सुन के उससे कुछ हासिल करता रहा। बहरहाल इस जिंदगी गुजरी। ये अंदाज़न किस सन की बात होगी इकबाल साहब? क्या ये जो आप वाक़या जोश साहब से मिला है मैट्रिक, ये गालिबन सन 56 की बात हुई। सन 56 की बात। हाँ। बहरहाल थोड़ी देर उनकी अदबी निशस्त में बैठा मैं, फिर उन्होंने वालिद ने खुद ही कहा अच्छा तुम जाओ स्कूल। मैं स्कूल चला गया। ये हालात थे। फिर उसके कोई 2 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरी छोटी बहन जो यहीं रहती है, उसकी शादी के लिए मैं फिक्रमंद था। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल हो गई। तो अब वालिद साहब तो रवायती शायर थे, उन्होंने तरके में हमें कुछ नहीं दिया था सिवाय प्रोविडेंट फंड के, जो बैंक से हमें मिला। स्टेट बैंक में लाइब्रेरियन थे वो, तो वो फंड हमें मिला। तो वो मैंने बड़ी बहन के हाथ पे रखा और 100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, और मैंने कहा कि रानी की शादी कर दें, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी। मैंने वो कर दें आप इसकी शादी, बालक तो हो गई है ना, क्योंकि मेरे रहन से बोझ हट जाएगा। मैंने 16 साल की उम्र में मैं ये सोच रहा हूँ, बड़ी बात है कि मेरी जिंदगी न जाने कैसे गुजरेगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ हासिल नहीं है, हासिल नहीं हुआ। दूरंदेशी की बात थी। तो बहन की शादी हो गई। तो उसके बाद कुछ दिन मैंने यहाँ जिद्दोजहद की मुसव्विरी के सिलसिले में, तो बचपन से ही करता था। तो उस जमाने में वो आए थे शहंशाह ईरान और मलका फरा पहली मरतबा जी। तो मैंने उनकी तस्वीर बनाई, पेंसिल स्केच। हाँ, उस पर रईस अमरूबी साहब ने अता किताबत करवाया था लिख के। वाह। हाँ, तो वो एक ईरानी सिफारत खाने से कोई साहब ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मुझे शाह से मिलवाया। ये शाह अकेले मिले थे, मलका नहीं थी। तस्वीर देखी, उन्होंने बाहर तारीफ की, फिर अपने सेक्रेटरी से कुछ कहा, वो कुछ टाइप करके लाया। तो वो मेरी तारीफ में एक सर्टिफिकेट था जो ज़ाया भी हो चुका, है भी नहीं मेरे पास। तो उसके बाद मैंने कुछ अर्से मेहनत की, तो महसूस हुआ कि मैं अच्छा मुसव्विर नहीं बन सकता। तो उसके बाद मैंने तसनीफ की तरफ तवज्जो दी, नावल लिखा। मुझे याद है पाकिस्तान चौक पर एक थे नासिर, अवध किताबगर से नाम था उनका। अच्छा। तो मैंने उनको मसविदा एक दिया, तो कहेंगे ठीक है आप 15-20 दिन बाद मालूम करें। 15-20 दिन बाद गया तो मालूम हुआ कि अभी वक्त नहीं है, मिला अभी फिर आइएगा। अच्छा। फिर गया मैं 20 दिन बाद, तो उन्होंने कहा भाई आपने तो परेशान कर दिया, आप ये मसविदा ले जाएं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने बहुत शुक्रिया, वो मैंने मसविदा वापस ले लिया। इस दौरान में वहाँ एक लाइब्रेरी थी जिसे उस जमाने में आना लाइब्रेरी कहा जाता था। एक आना लाइब्रेरी। हाँ जी। तो मैं वहाँ से लेके पढ़ता था, इब्न सफ़ी साहब को भी पढ़ता था, और दूसरे जो मुसन्निफ थे रज़िया भट्ट वगैरह, ख़वातीन के कुछ नावल। तो एक नावल उन्होंने मुझे जासूसी दिया, इब्न सफ़ी का नहीं था वो मैंने घर ला के पढ़ा और जी चाहा कि मैं फाड़ दूँ उसे। फिर रुका, लेकिन फिर शायद मैंने फाड़ दिया था।
अच्छा। हाँ, और जाके मैंने कहा शाफिया साहब इसके जो पैसे हैं वो ले लीजिए आप। कहेंगे क्या हुआ क्या? मैंने कहा कि इससे अच्छा तो मैं लिख लूँगा एक दिन में। वाह, कहेंगे तुम लिखो। टर्निंग पॉइंट है ये आपकी लाइफ। अच्छा हाँ, वो अवध किताब घर से जो मशवरा मुझे मिला था ना, जी। वो भी मैंने फाड़ दिया था। अच्छा। मैंने कहा ऐसी तैसी में जाए, कुछ और सोचेंगे, कुछ करेंगे। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि तुम लिख के दिखाओ, मैं छापूंगा अगर मुझे पसंद आया। तो मैंने कहा इस वक्त मुरवजा जो चल रहा है सेटअप, जी। वो जासूसी नावल इब्न सफ़ी के किरदार है, तो कामयाबी उस सूरत में मुमकिन है कि उन्हीं किरदारों पे लिखा जाए, और मैं उस पर अपना नाम नहीं दूंगा। वहाँ मैंने एच लगाया अपने नाम के साथ, ये सोच कर के बाद में मैं अपने नाम से कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें लिखूंगा। लेकिन तीसरे नावल से, अच्छा हाँ, जब मैंने उनको दिया है कोई 6 बजे, 9 बजे वो घर पे थे। कहेंगे बस तुम शुरू हो जाओ, और ये मैं छपने के लिए दे रहा हूँ। आनन फानन 3 घंटे में। नहीं, मैंने रात भर में लिखा था। अच्छा। आए तो वो 3 घंटे में थे मेरे पास कि बहुत अच्छा नावल है, तुम लिखो और मैं छापूंगा, लाइब्रेरी को बंद कर दूंगा। खैर वो मैंने मुआवजा तय हुआ तो 40 रुपये। 40 रुपये। सन क्या रहा होगा ये? सन 63। 63 जी। 40 रुपये बड़ी रकम थी। हाँ, तो मैं उस पर आमादा हो गया था। मैंने कहा ठीक है, नाम छपना शुरू हो, उससे मुझे कुछ तजुर्बा होगा। तो वो उसमें मैं यकायक मकबूल हुआ। यानी तीसरे नावल के बाद भारत में भी मेरे नावल छपना शुरू हो गए थे। और जो लेकिन आप ही के नाम से या नहीं, मेरे नाम से, मेरी तस्वीर के साथ। अच्छा जी। बाद में तो ये भी सब देखने में आया, सुनने में आया है कि फर्जी नामों से और फेक नामों से आप ही की तहरीरों को, नावलों को जो है वहाँ लोगों ने छापा। और नहीं, फेक नावलों को मेरे नाम से छापा। अच्छा। ओ, मेरे नाम और मेरी तस्वीर के साथ आपके नाम को वहाँ पे तस्वीर को कैश कराते रहे वो कैश कराते रहे। बहरहाल मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कोई मुआहदा तो है नहीं इंडो पाक का। इसके क्योंकि वहाँ का मुसन्निफ यहाँ छपता है, यहाँ छपता है, यहाँ का वहाँ छपता है। भारतीय और मालूम कौन कौन छपते थे यहाँ, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। तो बहरहाल वो नावल मकबूल होते गए, तो फिर मेरा मुआवजा भी बढ़ता चला गया। तो नावल की शायद जब 2000, उस जमाने में 1000 छपना बड़ी बात होती थी। इब्न सफ़ी के बाद अनवार सिद्दीकी आए मैदान में, अनवार सिद्दीकी जो अपने आप को इब्न सफ़ी का शागिर्द कहते थे। जी। लेकिन उनका नावल 1000 से आगे नहीं बढ़ा, उसमें से कुछ बचता ही होगा। जी। अगर वो जिंदा है और मेरी ये बात सुन रहे हैं तो मेरी माजरत कबूल फरमाएं। अनवार सिद्दीकी बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि मेरा नावल 2000 छप रहा है तो उन्होंने मजाक उड़ाया मेरा। उन्हें यकीन नहीं आया। यकीन नहीं आया तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा छोड़ो होगा। बहरहाल बात आई गई हुई, नावल मकबूल होता रहा। फिर इमरान सीरीज भी आ गई जासूस दुनिया के साथ, वो भी लिखी मैंने। फिर इब्न सफ़ी साहब, हाँ उन दिनों में इब्न सफ़ी साहब अलील थे। हाँ, तो मैंने सोचा कि इनके वही 60 की दहाई आप बता रहे हैं जो? जी, 63 मैंने कहा ये मैं उनके किरदारों को जिंदा रखूं, क्योंकि बहुत मकबूल किरदार हैं ये फरीदी और इमरान। तो इमरान भी शुरू कर दिया मैंने, वो भी मकबूल हो गया। लेकिन जब इब्न सफ़ी साहब सेहतियाब हो गए और उन्होंने जंग में गालिबन एक किस्तवार नावल शुरू किया था, डॉक्टर ज़ुआगो शायद, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं इन किरदारों पर लिखना बंद करूँगा, मैं 100 किरदार लाऊंगा। तो मेरे एक दोस्त थे सुहेल इकबाल जी, उनसे मैंने कहा कि यार तुम इब्न सफ़ी को जानते हो, मुझे उनसे मिलवाओ। तो वो लेके गए थे इब्न सफ़ी साहब के यहाँ, लियाकताबाद में शायद उस जमाने में गालिबन नहीं, नाज़िमाबाद में थे। नाज़िमाबाद तो बहुत शफ़क़त से मिले और अपने बच्चों को बुलाया, जो ईसार सफ़ी और अहमद सफ़ी और डॉक्टर ईसार सफ़ी जिनका इंतकाल हो गया। हाँ, और अहमद सफ़ी जो अब भी हैं वो। जी अहमद भाई से उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू मौजूद है जो आसिफ फ़र्रुखी ने लिया था अपनी उसके लिए, टीवी के लिए। अच्छा, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वैसे वो वीडियो मौजूद है। ओके। हाँ, उन्होंने कहा कि बच्चों मैं जब बीमार था तो तुम किसके नावल पढ़ते थे?
कहेंगे ऐश इकबाल के। मुझे सही मकाल में याद नहीं है कि वो क्या बात हुई, ज़ाहिर ये वो कि ये ऐश इकबाल है वो। इस तरह मुझे मालूम हुआ कि मेरे नावल इब्न सफी साहब के घर में भी पढ़े जाते थे। और इस बात का इतराफ़ किया है अहमद इकबाल ने अपने इंटरव्यू में आसिफ फरूकी के साथ जो हुआ है। हाँ वो है, यूट्यूब पर है। बाल वहाँ से फिर ये नावल का मौका जब मिला मुझे, ये इसमें मकबूलियत का मौका जब मिला, तो मैंने फिर बहुत लिखा इस पर, लिखता रहा, आज तक लिख रहा हूँ। रईस साहब ने उन दिनों एक जासूसी नावल लिखा था, ये बात आप शायद पहली बार लोगों के सामने लाएंगे कि उन्होंने डॉक्टर राजी के नाम से नावल लिखा था। वो डॉक्टर राजी के नाम से, हाँ, अपना नाम नहीं दिया था। और मुझसे मशवरा भी करते रहते थे नावल के सिलसिले में। बाहर वो नावल फ्लॉप गया, नया नाम, नया किरदार, नया किरदार, फिर वो उनका मैलान भी नहीं था, मैलान भी नहीं था उनका। कथा निगारी में वो बहुत, कथा निगारी में तो खैर और इतनी जल्दी लिखते थे वो, रुबाइयाँ कथा जल्दी लिखने वालों में मैंने दो ही आदमी देखे, एक रईस साहब और एक रागिब मुराद। जूद गोई में इन लोगों का कोई ये कि रईस साहब का तो यह आलम था कि मैं जा रहा था किसी काम के लिए शिराज के फैजुल किताबत, कुछ किताबत करवाना थी वहाँ से, तो कहेंगे वहीं वो जंग का दफ्तर भी है। मैंने कहा जी हाँ। कहेंगे जंग का दफ्तर पहले वहीं था, बंस रोड पर। बंस रोड, हाँ, वो जो सिराहा है ना जी, बंस रोड से बंदर रोड पे आते हैं जी, वहीं था उनका दफ्तर। या ये फ्रेस्को वगैरह जी, फ्रेस्को के आसपास नहीं, फ्रेस्को दूर है जरा सा। अच्छा, इसके यानी बंदर रोड के करीब था। अच्छा, वहाँ से बंदर रोड से करीब था उसी सड़क जो आती थी वहाँ से, समझ गया, बंस रोड से। जी। तो कहेंगे कता लेते जाओ, अच्छा, ये दे देना दानिश को। मैंने कहा तो फौरन जाना है साहब। कहेंगे हाँ। मैं कब कह रहा हूँ तुम आधे घंटे बैठो। उसके बाद उन्होंने हुक्का गड़गड़ाया अपना, सोफे पे बैठते थे वो, उसी पे बैठ के लिखते थे वो हमेशा। तो उन्होंने अखबार उठाया, 5 मिनट अखबार देखा और उसके बाद कता लिख के 2 मिनट में कता लिख के मेरे हवाले कर दिया। कहेंगे ये ध्यान, वाह, इतने जूद गो और कमाल के कता निगार, अच्छा कता निगार कोई नहीं, वो तो रागिब साहब बहुत तेज लिखते थे, रागिब साहब भी, लेकिन वो इतने अच्छे शायर नहीं थे। वो आलिम थे, आलिम बहुत थे। हिकमत भी बहुत थी उनके यहाँ, और आलिम भी थे। मैं उनसे अक्सर अपनी शायरी में उनको दिखाता था। तो उन्होंने सिर्फ एक मतलब एक गलती मेरी पकड़ी थी, और उसके बाद वो गलती मैंने जिंदगी भर नहीं की। जब उनका इंतकाल हुआ है, वो अलील थे बहुत शदीद, तो मैं हॉस्पिटल गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि रागिब साहब आप भी चले गए तो मैं दूसरी बार यतीम हो जाऊंगा। क्योंकि अब कोई ऐसा आदमी मुझे नजर नहीं आता जो मेरी इस्लाह कर सके शायरी में। उरूज के तो वो उरूज के माहिर थे। उन्होंने जोश साहब की एक रुबाई में गलती पकड़ी थी, और उनका मेरे पास पर्चा लिखा हुआ है, उन्होंने मेरे बारे में जो तबसरा किया 4-6 सत्रों का। उन्होंने कहा इससे कुल्लियतन कोई नहीं बचा उरूज की गलती से, बड़े बड़े शायरों की यहाँ गलती मौजूद है। और जोश साहब की रुबाई में एक जगह गलती थी, वो मैंने निशानदही की, तो जोश साहब ने कहा तुम इसे ठीक कर लो। ये होती बड़े आदमी की शान। क्या बात है, इतने बड़ा शायर, वो मुरादाबादी बात छूटे। यानी ये जोश साहब जिनके लिए मशहूर है कि अल्फाज नियत बांध के जी हाँ खड़े रहते हैं, तो उनसे वो उनसे कह रहे हैं। हाँ, तो वाकई तो बारह वो इतने आलिम थे वो। तो उन्होंने मेरी सिर्फ एक गलती एक मतलब पकड़ी थी, कहेंगे बेटा ये बहर के मामले में ये चूक नहीं होना चाहिए, सुना चाहिए। वो उसको रफा किया आपने, और आइंदा फिर उसको दोहराया। आइंदा मैंने वो गलती नहीं की। और उसके बाद मैंने जितनी भी गज़लें नज़में अपनी दिखाई, कहेंगे तुम जोश से बहुत मुतासिर हो। मैंने कहा वो तो हूँ मैं। रंग कोई नजर आ गया उनको के। हाँ, नहीं, मेरी हर नज़्म में जोश साहब का अंग मिलेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं भी सुना दूंगा। एक आखिर में आपसे सुनेंगे। बिल्कुल। तो क्या बात है। तो मुझे तो रागिब साहब का एक तो वाकया ये याद आया कि रागिब साहब तो मेरे ख्याल से मादूद चंद कहें या वाहिद शायर थे। दुबई में जश्न कुंवर सिंह महेंद्र सिंह बेदी साहर थे, उसमें थे। उसका कंडक्ट किया, मंजूम निजामत फरमाई। शायर को शेर से
बुलाते थे शेर से रुखसत करते थे, अगले वाले को शेर से बुलाते थे फिर उसको शेर से रुखसत करते थे। वो तो उजलत में क्या, वो तो खैर वो तो उनका तो खैर जवाब नहीं। और फिर मुझे आपका वो आपने जो रईस अमरोवी साहब का जिक्र किया, तो रईस साहब का जो है 1982 में ये शोरा जो थे ना, फराक साहब का इंतकाल हुआ, जोश साहब का इंतकाल हुआ, एहसान दानिश का इंतकाल हुआ, तो ये और फिर आगे जाके हफीज जालंधरी का इंतकाल हुआ जी। तो एक कता उन्होंने लिखा रईस अमरोवी ने कि नामवर शायरों की अमवात सख्त नाजुक मामला है कोई, क्यों यके बाद दीगरे रहलत खुल्द में क्या मुशायरा है कोई। तो अच्छा। वो बड़ा कमाल का कता था वो, यानी मेरे जहन में पता नहीं कब जाके वो बच गया और आज तक नहीं निकला। अच्छा, उनके बाद कतार में कर्ब भी नजर आता है। कर्ब भी था। नहीं, ईद पर उन्होंने लिखा था कि हिलाल ईद हुआ जलवागर मुबारक हो, तुम्हें ये ईद फरेब नजर मुबारक हो। वाह वाह वाह। जिन्हें हवादिस से दौरान रौन डाला है, उन्हें यह हादसा ताज़ा तर मुबारक, हादसा ताज़ा तर मुबारक। वाह वाह वाह। उनका एक और कता मुझे याद आ गया इस वक्त कि निराली शान के यारब हमारे डाक खाने हैं, जो खत आया गलत आया, जो तार आया सो लेट आया। मेरे एक दोस्त ने लिखा था आता हूँ कराची में, वो आकर चल दिए और 6 महीने बाद खत आया। तो ये शायरी भी की उन्होंने। हाँ, ये भी शायरी की उन्होंने। फिर ये जो सिलसिला बाद में एक रहा डाइजेस्ट के हवाले से जी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। हाँ, हुआ ये कि डाइजेस्ट, आलमी डाइजेस्ट जो था, आलमी डाइजेस्ट, उसका खत गलती से हमारे एक दोस्त मिराज रसूल को मिल गया, जिनका इंतकाल हो चुका, जिनका जासूसी डाइजेस्ट है। जी जी जी। उनका इंतकाल हो चुका, उनकी वाइफ संभालती हैं, उनके भाई संभालते हैं वाइफ के। तो मिराज ने मुझसे कहा कि भाई ये आप देखें, ये आलमी डाइजेस्ट तो इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों ना एक डाइजेस्ट निकालें हम और आप उसके एडिटर हो। आलमी जो था ये इनका जॉन एलिया, आलमी जॉन एलिया का था जी। जॉन साहब का तो नहीं था, वो बुनियादी तौर पर रईस साहब का था। रईस साहब का था। वो असल पर्चा था इंशा, वो तो उनका इंशा था। और इंशा ही को तब्दील करके आलमी डाइजेस्ट बनाया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिराज के कहने से मैंने कहा मैं तैयार हूँ भाई, और ये मैं कहता हूँ कि मैं 3 महीने तक तनख्वाह नहीं लूँगा, जब तक इदारा प्रॉफिट में नहीं आएगा। वाह वाह वाह। मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, काम करता रहूँगा। मैं जाता था बाकायदा दफ्तर, नावल लिखने का सिलसिला अलग जारी था। तो जब जासूसी डाइजेस्ट की इशाअत 19,000 हो गई, तो 19,000 दो एक अफराद थे ऐसे जिनको मेरा नाम मिराज के ऊपर आना गलत बुरा लगता था। वो चाहते थे उनका नाम आए, मुसन्निफ वो भी थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनमें से एक साहब अभी हयात है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो बहरहाल वो जब 19,000 हो गई थी शायद, तो उन लोगों की साजिशें रंग लाई और मेरे और मिराज के दरमियान में कुछ रिफ्ट आने लगी। महसूस हुआ मुझे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो काफ़ी हमेशा मेरे सामने जोड़ती थी, अच्छा, मेरी गाइडलाइन पर। सही। तो एक दिन मैं गया तो कापियाँ जोड़ रही थी। मैं हैरान हुआ मिराज की ये क्या है। कहीं भाई अपनी जल्दी पर्चा भेजना है, और फ़ोन की सहूलत नहीं थी उस ज़माने में जी, मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं, टेलीफोन भी बहुत शायद नादिर। तो मैंने महसूस किया कि शायद इस मतलब मेरा नाम भी हटा दिया गया है। तो मैं मिराज को लेके गया कैफ़े जॉर्ज में, सदर में कैफ़े जॉर्ज। अब मालूम शायद नहीं है, नहीं अब तो नहीं है। वहाँ के समोसे मुझे बहुत पसंद थे। हाँ, कैफ़े जॉर्ज तो बहुत ही वहाँ बैठ के मैंने कहा मिराज, हालात जो हैं हमारे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारा कतई ताल्लुक़ हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि तुम अपने डाइजेस्ट निकालो जिन लोगों की मदद से चाहो, और मैं भी ज़्यादा चाहूँगा। और मेरा ख्याल है कि इसमें से मेरा नाम निकाल दिया गया, चौंके वो। मैंने कहा सही कह रहा हूँ। कहेंगे हाँ। मैंने कहा जिन लोगों की वजह से ये रिफ्ट हुई है उनको मैं माफ़ करता और तुमसे खुशदिली के साथ रखता हूँ। और मैं वहाँ से घर आ गया, अपने दफ्तर नहीं गया मैं, और अपने दोस्तों से कहा कि भाई मैं डाइजेस्ट खुद निकालूंगा। अब ये इसका डाइजेस्ट का दफ्तर कहाँ था उस वक्त? किसका? ये डाइजेस्ट थी जो मिराज वाली ये था
उर्दू बाजार में। उर्दू बाजार। अच्छा। तो मैंने कुछ दोस्तों से कुछ खर्च लिया, कुछ अपने पास था, वो मिला के 5,000 रुपए से डाइजेस्ट शुरू हो गया। तो किस नाम से? अल्फ लैला डाइजेस्ट। अलिफ लैला के नाम। अल्फ लैला। बाद लोग इसे अलिफ लैला कहते हैं। अल्फ लैला तो गलत है, अलिफ कहते हैं 1000 को जी। ये मशहूर किताब है अरबी की, अलिफ लैलतुल व लैला, कुछ ऐसा नाम है जी। उसका 1000 रातों की कहानी जी। अलिफ का मतलब है 1000। तो मैंने रखा था अल्फ लैला नाम, जिसमें मुझे बाद लोग टोकते थे कि ये गलत है, तो मैंने बताता था कि यही सही है। बार उसकी शायद बढ़ती रही, 11,000 तक पहुंच गया था वो, कोई 4 महीने में। 4 महीने में? हाँ, 5,000 से शुरू हुआ था, 11,000 तक पहुंच गया। 11,000 तक पहुंच गया। अब उस जमाने में डाइजेस्टों की उम्मन कोशिश ये होती थी, क्योंकि सबरंग उस वक्त सबसे आगे था। अच्छा। बहुत आगे था दादा साहब। तो दूसरे डाइजेस्ट की कोशिश करते थे कि सबरंग जब आ रहा हो तो या तो उससे 10 दिन पहले हम अपना ले आए बाद में, और या 10 दिन बाद में आए, उसके साथ मैकिल हो जाएगा। मैंने ये फैसला किया था कि मेरा पर्चा सबरंग के साथ आना चाहिए, लोग मवाजना करें दोनों, तकाबुल हो जाए। हाँ। कि विच वन इज बेटर या जो भी है। हाँ। तो बहरहाल एक बार ऐसा भी हुआ कि मालूम हुआ कि वो चांद रात को ला रहे हैं पर्चा, अचानक मालूम हुआ मुझे। अच्छा। तो अब मेरे पास बहुत कम वक्त था, तो मैं मेरा ख्याल है 36 घंटे जागा। और सबसे पहले तो मैंने अपनी तहरीर मुकम्मल की, क्योंकि बाद में बोझल हो जाता है ना दिमाग, तो लिखना मुमकिन नहीं रहता। तो बहरहाल इस तरह मैं आगे बढ़ता रहा और काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन 11 अफराद के स्टाफ के बावजूद पर्चे का कोई काम ऐसा नहीं था जो मैं खुद चेक न करता हूँ बाद में। 4 प्रूफ रीडर थे, वो चारों पढ़ लेते थे, फिर मैं पढ़ता था फाइनल का, तो खुद जोड़ता था। उसमें कोई मारूफ नाम आपके जहन में है? किसका? आपके पर्चे में जो लोग मुंसलिक थे या जैसे शमीम बाजिल भी मेरे सुनने में आया। शमीम बाजिल ने वहाँ पे तस्वीर कशी की है। अच्छा। ये आए थे, और एक लड़का मेहताब भी आया था। मेहताब अली जो आर्टिस्ट आजकल तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है माशाल्लाह। ये भी थे। तो शमीम लाए बना के, मैंने कहा शमीम ये अभी तुम थोड़ी सी मेहनत और करो। और 3 महीने बाद शमीम फिर आए, फिर 3 महीने बाद उनको बुलाया मैंने, लेकिन वो लगा रहा शमीम। तो उस जमाने में मेरे आर्टिस्ट होते थे इक़्तिदार नकवी। अच्छा। हाँ, तो उनकी आंखें अब हो गई थी नाकारा सी, यानी बारीक डॉट्स का काम जो है उनसे अच्छा नहीं होता था। अच्छा। तो मैंने इससे शमीम से कहा कि तुम इनका हाथ बटाओ। उसने हाथ बटाना शुरू किया और बहुत तरक्की की उसमें। फिर मैं इनसे बाकायदा स्केच बनवाने लगा, और इक़्तिदार साहब को मैंने कहा कि आप सिर्फ कलर का वर्क करें, यानी टाइटल बनाएं, और अंदरूनी स्केच मैं दूसरों से बनवाता हूँ, और आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उसकी आधी तनख्वाह आपको घर बैठे मिलेगी। यानी प्राइवेट इदारा शायद मेरा वाहिद है जिसने किसी को पेंशन दी हो। ये आपका इदारा यहाँ फेडरल एरिया में था? फेडरल एरिया में था, जिस मकान में आप आए हैं ना उसके करीबी था। उसके करीबी था। बाहर वो मकबूल होता चला गया, और लेकिन मेरे काम की ज़्यादती की वजह से मैं एक दिन काम करते करते बेहोश हो गया। तो स्टाफ के लोग थे अपनी हॉस्पिटल ले गए, काफ़ी मेरे बारे में छानबीन हुई, क्या है क्यों बेहोश हुए। तो ठीक होने के बाद डॉक्टर का पहला और कतई मशवरा था, आप 1 साल के लिए इसे छोड़ दीजिए। अच्छा। काम को, इसके बारे में सोचिए भी नहीं आप, इसे किसी और के हवाले कीजिए या बंद कीजिए अगर आपको अपना जिंदगी आपको दरकार है, वरना आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो मैंने शमीम नवेद एक साहब थे, शमीम नवेद एक्सप्रेस में जो असिस्टेंट थे मेरे उस वक्त, तो मैंने उनके हवाले किया। पापोश में नाज़ाबाद में जी इंतकाल हो चुका। हाँ, मैं जनाजे में गया उनकी, मैं याद है मुझे, पापोश में तदफीन हुई। शमीम बड़ा मेहनती था, लेकिन सलाहियत नहीं थी। अच्छा। हाँ, यानी वो अंधाधुन काम तो कर लेता था खूब देर तक, लेकिन सलाहियत नहीं थी। और इस 1 साल में मैं घूमता रहा, बैंकॉक चला गया, इंडिया चला गया, फिर पहाड़ी इलाकों की सैर करी, सारे पहाड़ी इलाके दिखा दिए, कागवान,
सुहास मरी, ये वो सब जो इधर हैं। 1 साल बाद मुझे डरते डरते मेरे मैनेजर जो थे समदानी, उन्होंने मुझे बताया कि पर्चा तो डूब गया। क्या मतलब? यानी मैंने उसे छोड़ा था 45 या 48 हजार का, और अब मालूम हुआ कि वो रह गया है 15। और आपको इसलिए नहीं बताया कि डॉक्टर की हिदायत थी। उसके बाद मैंने उनको हटा के खुद मेहनत शुरू की। लेकिन एक गिरती हुई चीज को संभालना बहुत मुश्किल, दोबारा जाहिर उसको उठाना एक मुश्किल, वो नहीं हो सका, नहीं संभला और गिर गया पर्चा। तो फिर मैंने ज़काउर रहमान को जानते हैं आप? जी, ज़काउर रहमान। उनका एक पर्चा निकलता था नई नस्लें, वो मैंने खरीद लिया उनसे डिक्लेरेशन, और उसको निकाला मैंने। और वो पर्चा अल्फलैलर तो 5000 छप्पे 1000 बचा था, नई नस्लें की 10-5 कापियां भी नहीं बची। इतना मकबूल हुआ वो, क्योंकि मैंने उसका साइज रखा मुख्तलिफ डाइजेस्टों से, शमा साइज में था वो, शमा साइज, और इतना मकबूल हुआ। उसका रंग भी मैंने ज़रा बदला था कहानियों के एतबार से। अच्छा। तो लेकिन ये कि उस ज़माने में सेंसरशिप भी थी, तो एक डायरेक्टर थे उस वक्त इंफॉर्मेशन में, गनवी नाम था शायद, उन्होंने मेरा डिक्लेरेशन कैंसिल कर दिया उस वक्त। किस बात पे किया आपको हैरत होगी। उसमें किरदार है जो किसी को देखता है जिससे उसका बहुत ताल्लुक है गहरा, तो वो छत से नंगे पैर दौड़ती हुई नीचे उतरती है, तो उन्होंने नंगे काट दिया। ये ओरियानियत है। जी। खैर दूसरा पर्चा मैं तो कभी यानी हसरत मुआनी को भी नहीं छापते हो? सर पे नंगे पाँव आना यार। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, भूल जाता हूँ। तो वो उन्होंने इंफॉर्मेशन वाले जो थे, उन्होंने उसको दूसरा पर्चा आया, वो भी कैंसिल, कि उसने घर बेचने के बाद अपने घर की दीवारों को आखिरी बोसा दिया। बोसा वाह। ऐसा फिर मैंने अहमद मकसूद हमीदी के जरिए उसे बहाल करवाया। वो भी इंफॉर्मेशन के थे उस वक्त। हाँ, वो तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, हमसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे मेरे। क्या बात थी। तो तीसरा पर्चा फिर कैंसिल हुआ, और किस बात पे हुआ ये मुझे अब याद नहीं रहा। ये इसी टाइप का था कुछ मसला। उसके बाद मेरी कमर टूट गई, माली एतबार से मैं बिल्कुल कोलैप्स हो गया। उसके बाद से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ अब आपके सामने। इकबाल साहब, आप से जो है हमारे नाजरीन जो है, जाहिर इनका बड़ा इस्तफसार भी है और इनकी ख्वाहिश भी है कि इकबाल साहब से उनका कुछ कलाम भी सुना जाए, और आखिर में कुछ आपसे मौसीकी के हवाले से कुछ आपकी गुनगुनाहट। तो बहुत रच के बेसुरा हो चुका हूँ मैं। रच के बेसुरा, बहुत रच के, बिल्कुल नहीं गा कुछ आता हो। हाँ, नज़्म है नाज़नीन कज अदा। नाज़नीन कज अदा, वाह। वो फुसूगर एक दरख्शंदा गोहर, रश्के कमर लम्आन ज़ोहरा मुश्तरी, यकताए रियानुश शबाब। वाह। वो फुसूगर एक दरख्शंदा गोहर, रश्के कमर लम्आन ज़ोहरा मुश्तरी, यकताए रियानुश शबाब। वो शमीम बोस्ताने नस्तरन, आराइश सहने चमन, वो कौकबा गुलबन का एक अबियज गुलाब। वाह। सफेद गुलाब के लिए शायद किसी ने अबियज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, या मेरी नजर से नहीं। वाह 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 वाह। ये था मतलब इसका। वाह 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 वाह। शब गजीदा उसकी पेचा के खमीदा, शब गजीदा उसकी पेचा के खमीदा, लब कलिए नौ दमीदा, नुकरई चाहे जनखदा रश के जाम। शब गजीदा उसकी पेचा के खमीदा, लब कलिए नौ दमीदा, नुकरई चाहे जनखदा रश के जाम। उसकी आंखें जैसे आतिशनाक कुलजुम, उसके अबरू बरगे अस्वद, वो के है संगे, वो के है रश के सगे दूर रहना काफी, तो उसके अबरू बरगे अस्वद, वो के है रश के बुते संगे रोखाम। चश्मो आरिज और मिशा, चश्मो आरिज और मिशा, तज़ईन हुस्न अप्सरा, खुर्सन दिए बरगो नवा, वो खुश अदा अज़बुल बयान। वाह। रेशमी पलकों की चिलमन के गुले महताब साहे, चश्म सहबा से कशीदा ताब आरिज साहिबान। वाह। वो कमर जैसे गज़ालों का गुरूर मुस्तमिर, और एक नाजुक से गुलू पर दायम एक माहे तमाम। वाह। वो सनम
वो सनम सरता कदम सर्वे इरम, वो सनम सरता कदम सर्वे इरम, वो पेच रिंदा यानी अरबाबे दिल अफरोज, अरबाबे दिले आतिश फरोजा की इमाम। खुशगुलू ऐसी के जैसे हों तयूरान इरम की चहचहाहट में लहकते सुर, कतार इंदर कतार। इब्तिसाम उसका सहर आ गई बसंती दिल नशी, जैसे किली बेला कली के रुख दम की हो बहार। वाह वाह वाह। हल्के आशुफ्तगा मुस्तर है कि आए तो वो उनसा दहन, गुल पैरहन वो मुश्तन गर्दों वकार। वाह। हल्के आशुफ्तगा मुस्तर है कि आए तो वो गुंचा दहन, गुल पैरहन वो मुश्तन गर्दों वकार। तब आयागे आब अहमर अर्गवानी रंग छलकाए, अबीरो ऊद अंबर हो फजा हो मुश्कबार। वाह। बेखबर हैं आशिकाने परफुशा कि हुस्न एक जादू, कभी दिलजू कभी फितना, सितमगर अंदलीब। जो कभी गुल पर फिदा यानी वफा पेशा, वो कभी गुल पर फिदा यानी वफा पेशा, कभी अनोट जफा गुस्तर, इन्हीं दो पहलुओं का वो नकीब। वाह वाह वाह। बस है कुश्ते हुस्न फलक अतलस, मेरे अरबाब अफसुरदा व फशुदा दिल ज़दाओ हिरमा नसीब। वो गिरांगीरो जफाकारो सितम पेशा सही, लेकिन बाहम है अरबदा जू एक नटखट और एक नटखट नजीब। ये यकीन ताहम ज़बूं तर है कि आ ही जाएगी वो कजदा, वो मैशत समा गुलबदा गुश खराम। ये यकीन ताहम ज़बूं तर है कि आ ही जाएगी वो कजदा, वो हश सामा गुल बदामा खुश खराम। खूब हो रही है फ़ज़ाए खम्र में जब हैं आयागे अरगवानो ए मरी मीना, रफ़ीक़ान मदाम। वाह 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 वाह। तो इकबाल साहब ये तो बड़ी खूबसूरत शायरी है आपकी, ये आपका बड़ा खूबसूरत कलाम हमने सुना। और तो अब ज़रा एक चूँकि उसमें फ़ारसी दानी बहुत ज़्यादा थी तो नाज़रीन के लिए, तो अभी ये आपकी कोई अगर हमें आपकी कोई गज़ल के कुछ अशार आता हूँ तो बहुत इनायत आता। 5-6 अशार हैं जी, इरशाद। अपनी दानिश में वफा कीजिए, अपनी दानिश में वफा कीजिए, खुशगुमानी की इब्तिदा कीजिए। वाह 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 वाह। अपनी दानिश में वफा कीजिए, खुशगुमानी की इब्तिदा कीजिए। बोझ क्यों दिल पे आप लेती हैं, बोझ क्यों दिल पे आप लेती हैं, हम जो हैं हमसे कह दिया कीजिए। वाह वाह। बोझ क्यों दिल पे आप लेती हैं, हम जो हैं हमसे कह दिया कीजिए। वाह। अर्ज है एक अगर इजाजत हो, अर्ज है एक अगर इजाजत हो, गाहे गाहे सही मिला कीजिए। वाह 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 वाह। गाहे गाहे सही मिला कीजिए। सब गिले आप ही करेंगी क्या, सब गिले आप ही करेंगी क्या, आप हमसे भी कुछ सुना कीजिए। वाह वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। रात और सुबह क्या मुअम्मा है, रात और सुबह क्या मुअम्मा है, जुल्फ आरिज़ पे रख लिया कीजिए। जुल्फ आरिज़ पे रख लिया कीजिए, यानी सुबह शाम का मुअम्मा ही नहीं है। वाह वाह वाह। जुल्फ है और क्या कहना, क्या कहना। और शेर है कि अच्छी लगती हैं प्यार की बातें, अच्छी लगती हैं प्यार की बातें, अच्छी लगती हैं प्यार की बातें, आप कहती तो हैं किया कीजिए। कहती तो हैं किया कीजिए। वाह। अच्छी लगती हैं प्यार की बातें, वाह, आप कहती तो हैं वाह वाह किया कीजिए। वाह 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 वाह। आपको हक है छेड़खानी का, आपको हक है छेड़खानी का, कोई हक हमको भी दिया कीजिए। वाह 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 वाह। क्या कहना भाई। वाह वाह वाह। आपको हक है छेड़खानी का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई हक हमको भी दिया कीजिए। वाह वाह। आप तो बस रुला ही देती हैं, आप तो बस रुला ही देती हैं, बेवफाई जरा जरा कीजिए। क्या जरा जरा है भाई। बेवफाई। वाह वाह वाह। जरा जरा कीजिए। आप तो बस रुला ही देती हैं, बेवफाई जरा जरा कीजिए। वाह वाह वाह। आखिरी शेर है कि आके बाली पे मेरी दो आंसू, आके बाली पे मेरी दो आंसू, रस्म है रस्म तो अदा कीजिए।
ये एक हल्की क्या कहना सैले मुमतना में। अच्छा, तो अब ये फरमाइए कि आपने ये बहुत सारे लोगों का जिक्र आया, तो मौसीकी के हवाले से और या शायरी के, या इसमें आप के हमअसरों में कुछ नाम आपसे सीनियर्स के तो आपने कुछ जिक्र किया, जोश साहब का भी किया आपने, इकबाल का भी किया, हमअसरों में भी कुछ नाम लिए, जूनियर्स के भी। कोई और नाम ऐसे हैं जहन में कि जिनके साथ बहुत ही क़ुर्बत रही और आपकी बड़ा याराना रहा, बहुत शिद्दत से याद आते हों? हाँ, वो जॉन एलिया है। अच्छा, जॉन एलिया। सिर्फ जॉन एलिया। अच्छा, तो भाई जॉन का कोई किस्सा? जॉन साहब के किस्से बहुत हैं अच्छे। कोई एक आध कोई किस्से अगर? उसके साथ मुदब्बिर रिज़वी के भी हैं। मुदब्बिर रिज़वी के। तो जॉन साहब दफ्तर में बैठे थे मेरे, तो कहने लगे यार गुलशन में एक दोस्त है मेरे, उनके यहाँ पहुँचा दो मुझे। मैं पर गाड़ी थी मार्क 2, मैंने पहुँचा देता हूँ। चलिए, मैं लेके चला उन्हें गुलशन में। आप इधर मोड़ लो, इधर मोड़ लो, इधर मोड़। मैंने कहा जॉन भाई कोई ख़ास निशानी तो बताएं, इस तरह कब तक घूमेंगे? कहने यार पिछली बार जब मैं आया था तो उनके सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा था। ये निशानी बताइए। ये निशानी बता रहे हैं। कौवा बैठा था। एक बार कहने लगे शाम के वक्त कि भाई ये गुरूब का वक्त है तो कुछ होना चाहिए। समझ गया हूँ जी। मैंने कहा जॉन साहब आपके लिए सब कुछ हाजिर कर दूंगा मैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने बीवी को एक जगह छोड़ा है और उनको छोड़ के आया हूँ यहाँ, और अब खाने का वक्त करीब आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगता कि मधु के बगैर आप खाने पे बैठ जाएं और उनका इसरार होगा कि खाएं कि जाएं। तो कहेंगे हाँ ये मसला तो है, लेकिन यार ये क्या है, पहले बीवियाँ मर भी तो जाती थी। पहले बीवियाँ मर भी तो जाती, क्या हो गया? मैंने कहा ये हुआ कि पहले औरतों को बहुत पीस के रखा जाता था, अब औरत जरा आज़ाद हो गई, तो उसकी उम्र बढ़ गई है। और क्या किस्से, क्या बातें। अब ये जो है बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बड़ी पुरअसर और बड़ी मैं समझता हूँ ज़रख़ेज़ आपने बड़ी गुफ्तगू फरमाई हमारे नाज़रीन के लिए। ये एक बड़ा खूबसूरत क्या कहते हैं यादगार लम्हात हैं कि आज आपकी बहुत शुक्रिया खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला और आपसे आपकी मिजाज पुरसी हुई, आपकी कदम बोसी भी हो गई और आपसे इतनी उम्दा और इतनी बेहतरीन गुफ्तगू सुनने का मौका मिला, जो मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को ये इसकी जो है बाज़गश्त तादेर रहेगी और आपकी जो इतनी मिठास भरी गुफ्तगू है ये उनके कानों को रस घोलेगी, कानों में रस घोलेगी। मैं मौजूद नाज़रीन एच इकबाल साहब से आज ये जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला था और ये सिलसिला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और हम सब लोग दुआगो हैं, हमारी पूरी टीम नग़मा आवाज़ की और तमाम अहलियान कराची, अहलियान पाकिस्तान, अहलियान अदब के अल्लाह ताला एच इकबाल साहब को सेहत कामिला, आमिला, नाफ़े और शाफ़े अता फ़रमाए और आपको उम्र जावेदा अता फ़रमाए। आपका साया हम सब के सरों पर तादेर सलामत रखे। नाज़रीन, नग़मा आवाज़ के लिए वो मेरा वही पैगाम, हमारी टीम का वही पैगाम, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ का हमेशा की तरह हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आप लोगों की पसंदीदगी का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ किसी एच इकबाल साहब की तरह से किसी अजीम शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने अहले खाना का, आस पड़ोस सब का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।